नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछ सकते हैं हमसे सवाल, नंबर नोट कर लीजिए 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए, #बाजार आज और कल लिखकर। और कल की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान हमारे साथ हैं आज मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डालने तो हमने देखा शेयर बाजार में कारोबारी दिन के दूसरे हाफ में जोरदार बिकवाली दर्ज की गई। सेंसेक्स ने इंट्राडे में पहली बार 66,000 के पार भी छुआ, जो कि लाइफ हाई था। इसी तरह निफ्टी भी इंट्राडे में 19,567 के स्तर को छूता नजर आया और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 165 अंकों की बढ़त के साथ 65,560 के पास बंद हुआ। निफ्टी 29 अंक चढ़कर 19,414 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 26 अंक चढ़कर 44,665 के लेवल पर हुआ क्लोज। और एडिटर स्टेक में अनिल जी से अब समझते हैं कि बाजार ऊंचाई छूने के बाद क्यों फिसले। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में रहा आज ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन। जी हां, इतिहास बनाया आज फिर से निफ्टी और सेंसेक्स ने 7 दिनों के बाद नया लाइफ हाई बनाते हुए दिखे। अब इतिहास में 19,567 19,567 ये है वो लेवल जो हाईएस्ट लेवल के तौर पर निफ्टी पर दर्ज हो चुका है और सेंसेक्स ने 66,064 का लेवल बनाया आज नए इतिहास के तौर पर। लेकिन इतिहास बनने के साथ साथ ही प्रॉफिट बुकिंग भी आती थी कि पहले तो ये कि आज इतिहास बना क्यों, वो समझ लीजिए। ग्लोबल मार्केट से संकेत बहुत ही बेहतरीन थे। अमेरिका में महंगाई दर घटकर आई है, भारतीय बाजारों में बढ़कर जरूर आई थी लेकिन उतनी चिंता की बात नहीं। और कल के सेशन में एफआईएस की तरफ से हल्की फुल्की खरीदारी के मिले जुले आंकड़े थे। इन सब के बीच भारतीय बाजारों में थोड़ा पॉजिटिव जोश ग्लोबल मार्केट से आते हुए दिखा। बाजार खुले 19,500 के आसपास थोड़ा वक्त बिताने के बाद लाइफ हाई बनाकर काफ़ी समय 19,500 के ऊपर बिताया, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती दिखी और कल ही की तरह आखिरी 1-1.5 घंटा बाजार पर भारी पड़ता हुआ दिखा, जहां तेज बिकवाली होती दिखी। 19,400 के नीचे भी निफ्टी फिसला, फाइनली वापस रिकवर करते करते बड़े मुश्किल से हल्के हरे निशान में बंद हुआ। कमोबेश यही ट्रेंड आपके लिए बैंक निफ्टी का भी था। 45,000 के आसपास आए भी हम, ऊपर 45,075 के आसपास पहुंचे, लेकिन वहीं से सप्लाई भी आई और नीचे में फिर बैंक निफ्टी 44,650 के आसपास बंद होता दिखा। तो दोनों तरफ के ट्रेड आज मिले, लेकिन आज मुश्किल का मामला दिग्गजों के लिए कम था, छोटे मझोले शेयरों के लिए ज़्यादा। ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग थी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में तेज बिकवाली देखने को मिली और अच्छी मुनाफा वसूली भी। ओवरऑल अच्छे ग्लोबल संकेत। एफआईएस की खरीदारी के चलते हमने रिकॉर्ड हाई तो बनाए, लेकिन ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग के चलते भारतीय बाजार हल्के हरे निशान में बंद होते नजर आए। आइए बाजार पर राय लेते हैं मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान से। श्रीकांत जी, बाजार ने आज एक बार फिर से, एक समय ऐसा था लाइफ हाई छुआ और उसके बाद सेकेंड हाफ में मुनाफा वसूली भी हुई और बाजार फिसल गए। फिलहाल अभी आगे बाजार के क्या लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गुड इवनिंग। तो देखिए, अगर इस पर्टिकुलर मार्केट को अगर हम काफी क्लोजली अगर देखें और पिछले 6 या 7 दिन के ट्रेडिंग सेशन को देखें तो हमने कई बार 19,500 के करीब अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखी है और आज भी मार्केट ने अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दर्ज किया था, लेकिन जो क्लोजिंग थी वो वापस 19,500 के नीचे की है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और जब तक मार्केट अभी 19,500 के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक हमें लगता है कि इस मार्केट में प्रेशर जारी रहेगा। हमें लगता है कि अगर कल के दिन में कोई भी अगर एक हायर ओपनिंग अगर मिलती है तो वहां पे हमें लगता है कि अपने जो लॉन्ग पोजीशन है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है और लॉन्ग की पोजीशन तभी बनाए जब मार्केट आज के हाईएस्ट लेवल्स को यानी कि 19,570 को क्रॉस करे या तो फिर एटलीस्ट वीकली बेसिस पे मार्केट की क्लोजिंग 19,500 की हो। अगर ऐसा होता है तो फिर ये मार्केट में एक्शन है, अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट स्लोली स्टडीली कुछ करेक्ट होते हुए 19,200 के करीब जा सकता है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो वहां पे भी बिकवाली बनी है। आज के हायर ओपनिंग के बाद वापस जो क्लोजिंग थी वो स्लगिश थी और वहां पे भी हमें लगता है कि 44,500 एंड 45,000 इस रेंज के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए नजर आएगा। तो ये रही राय श्रीकांत जी की बाजार पर। श्रीकांत जी, ऐसे बाजार में किसी को पोजिशनल व्यू लेना हो तो कौन से स्टॉक में आपकी
स्ट्रैटेजी रखने की राय रहेगी? बिल्कुल, तो देखिए अगर यहाँ से मुझे एक पोजिशनल व्यू लेना है 10 से 15 दिन का, तो मैं कहूँगा कि मेटल स्टॉक्स में वैसे काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है और अगर आप फ्लोज़ भी देखेंगे इस मंथ के लिए तो काफ़ी सारे फ्लोज़ जो आए थे वो पावर, मेटल, माइनिंग्स और बीएफएसआई के लिए आए थे। हमें लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर जो 635-36 के करीब की जिसने क्लोजिंग की है, हमें लगता है वहाँ पे लॉन्ग की पोज़ीशंस बनानी चाहिए। ये स्टॉक हमें नज़र आता है 660-670 के लेवल्स दर्ज कर सकता है और अगर साल भर का व्यू रखें तो हमें लगता है कि शायद ये 740 के भी लेवल यानी 740 के भी लेवल्स दिखा सकता है। यहाँ से स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 614 फॉर ट्रेडर्स। तो जो भी ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 614 का, टारगेट्स रहेगा 670 रुपए का जिंदल स्टील एंड पावर। ओके, तो जिंदल स्टील एंड पावर में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह आ रही है श्रीकांत जी की ओर से। आइए कुछ लॉन्ग टर्म का नजरिया समझे आपसे श्रीकांत जी, कौन सा स्टॉक आपको लंबी अवधि के नजरिए के लिए अच्छा लगता है? तो देखिए अगर लंबी अवधि का नजरिया रखना है तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे अगर कुछ खरीदना है और अगर उस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर मोमेंटम है तो वो बीएफएसआई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो तकरीबन 586, 587 के करीब का जिसने क्लोज किया है, हमें लगता है कि यहाँ पे अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है या तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करें। साल भर की अवधि में हमें लगता है कि ये स्टॉक 700, 725 के लेवल्स दिखा सकता है बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स। बेस्ड ऑन टेक्निकल्स भी हमें लगता है कि शायद वो इन लेवल्स के करीब जा सकता है क्योंकि फॉर्मेशंस काफी स्ट्रांग बने हुए हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है वो काफी नजदीक के हैं। तो हमें लगता है कि अगर लोअर लेवल में कोई करेक्शन आता है तो शायद 570, 75 के करीब अच्छा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन हायर साइड के टारगेट 725 के हैं जो काफी कन्विंसिंग है। कोचिन माफ कीजिए एसबीआई में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रखने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान जी की तरफ से। आइए अब कुछ दर्शकों से बात कर लेते हैं और पहले दर्शक इस वक्त हमारे साथ बेंगलुरु से संदीप अग्रवाल हैं। नमस्कार संदीप जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मैंने कोचिन शिपयार्ड लिया है 250 शेयर 641। कितने लंबे व्यू के लिए? लॉन्ग टर्म व्यू है मैम, 1 से 1.5 साल। अच्छा, 1 से 1.5 साल कोचिन शिपयार्ड। राय क्या रहेगी श्रीकांत जी? तो देखिए जितने भी डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स है उन सब में अच्छी तेजी हमें देखने मिली और हमें लगता है कि और भी तेजी बनेगी क्योंकि फ्लोज उतने सकारात्मक है और लगता है कि वापस इसमें वापस खरीदारी भी आ सकती है। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि आप जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स है आप उसे होल्ड करके रखें। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि अगर शायद इस मार्केट में करेक्शन अगर आता है तो 600 रुपए के करीब या 500 रुपए के करीब आपको शायद थोड़ा मुझे लगता है कि और भी इन्वेस्टमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। या तो जो भी आपकी स्मॉल इन्वेस्टमेंट है आप उसे 1 डेढ़ साल के व्यू से होल्ड करके रखें। हमें लगता है कि कम से कम 750 के लेवल्स दिखा सकता है ये आने वाले कुछ 3 से 6 महीने में। बिल्कुल, तो कोचिन शिपयार्ड पर ये रही राय हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अगले कॉलर से बात करें, सूरत से पंकज मेहता हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरा है रिलायंस 50 शेयर लिए हुए 2500 के भाव पे। मेरा शॉर्ट टर्म मतलब 2-2.5 महीना रखना है मुझे, ज्यादा नहीं, और ऊपर के बाद तुरंत निकाल लेना चाहिए या फिर रखूं? ओके, 12,000 का मुनाफा तो इन्हें है, पर शॉर्ट टर्म के लिए क्या व्यू रखे रिलायंस इंडस्ट्रीज में श्रीकांत जी? तो देखिए मैं कहूँगा कि इसमें अगर आप इसे होल्ड करके रखते हो तो 20 तारीख के करीब इसमें एक इसके जो फाइनेंशियल बिजनेस है उसका डीमर्ज होने वाला है, तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। 50 शेयर्स के ऊपर 50 शेयर्स आपको रिलायंस फाइनेंस के भी मिलेंगे, तो मुझे लगता है बिल्कुल इसे होल्ड करके रखें। और उसके बाद अगर ये स्टॉक अगर 2900, 2950 के करीब अगर आता है, शायद मुझे लगता है कि जैसे डीमर्ज होगा तो इसमें कम से कम 7-8% का इसमें कुछ करेक्शन दिखाई देगा, लेकिन आपको उतने के शेयर्स फाइनेंस कंपनी के भी मिलेंगे। तो मेरा कहना ये है कि आप अभी शॉर्ट टर्म में एक बार होल्ड कीजिए और डीमर्ज होने दीजिए बिज़नेस को, उसका आप एडवांटेज लीजिए और उसके बाद आप देखिए प्राइस क्या आती है। हमें लगता है कि फंडामेंटली ये स्टॉक 3000 रुपए के करीब जा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में बने रहने की सलाह आ रही है आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान जी की तरफ से।
आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। अश्विनी जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार सर। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? हेलो। बढ़िया। मैम मेरे पास ना इंद्रप्रस्थ मेडिकल के 93 के रेट पर 150 शेयर है। तो लंबी अभी देखिए लिए कब तक के व्यू के लिए लिया आपने? ये मैडम अभी हफ्ता पहले लिए हैं और अभी तो लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं, कोई इशू नहीं है। मगर आज निचला सर्किट था 3-4 दिन से, तो ऊपरला लग रहा था, आज नीचे सर्किट लग गया। इंद्रप्रस्थ मेडिकल, बताइए श्रीकांत जी, क्या आपको नजर आ रहा है स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म बेसिस की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छा कोई ट्रिगर होना चाहिए। अदरवाइज ये स्टॉक अपने पूरे 1.5 साल के कंसोलिडेशन को ब्रेक करने में इसमें काफी दिक्कतें आती, लेकिन इसने वो क्रॉस कर लिया है। और आज चूंकि ओवरऑल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग थी, तो हमें लगता है कि करेक्शन है, पॉसिबल है कि शायद ये आपके कॉस्ट तक वापस आ जाए, क्योंकि करेक्शन थोड़ा डीप हो सकता है, क्योंकि एक वर्टिकल रैली थी। बट इवेंचुअली हमें लगता है कि बेस्ड ऑन टेक्निकल्स ये स्टॉक 140 145 के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो करंट लेवल से इसे होल्ड करें। बिल्कुल, तो करंट लेवल पर होल्ड करने की सलाह आ रही है इंद्रप्रस्थ मेडिकल में आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। दीपेश काबरावाला महाराष्ट्र से हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार, मेरे पास गुजरात अल्कली के स्टॉक्स है। हेलो जी जी, पूछते रहिए सवाल। हाँ, मेरे पास कितनी खरीद है, कितने स्टॉक है, कब तक रखेंगे? 905 या 906 के भाव से करीब 1 साल पहले लिए हुए हैं। तो अभी इसका लॉन्ग टर्म हॉरिजन के हिसाब से लिया था, लेकिन अभी तक तो कुछ एप्रिसिएशन हुआ नहीं है, तो उसका आगे चल के क्या फ्यूचर रहेगा? गुजरात अल्कलीज भारी नुकसान है श्रीकांत जी ने, करना क्या चाहिए अब? बिल्कुल, तो देखिए 900 रुपए से ये लगातार गिरते गिरते 550 के करीब आ गया था, और उसके बाद अभी थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दे रही है हमें। लेकिन साथ ही साथ अभी जो कुछ दिनों या कुछ महीनों पहले जो एक अनाउंसमेंट आई थी कि गुजरात पीएसयू उसके लिए डिविडेंड देना या स्टॉक स्प्लिट को करना या बोनस देना, ये थोड़ा अनिवार्य किया जाएगा बेस्ड ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली इस स्टॉक में वापस से हम एक अच्छी रैली देख सकते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हमें लगता है कि ये स्टॉक अब जो एक ब्रॉडर इसकी ट्रेडिंग रेंज है वो बनी है 600 रुपए और 1000 रुपए की बनी है। तो एटलीस्ट करंट लेवल से ना बेचें। अगर ये वापस 900 के करीब अगर आता है तो उस वक्त आप बिल्कुल इसमें से एग्जिट कर लीजिए, और 850 से 900 लेवल्स आने की गुंजाइश भी हमें लगता है कि काफी हाई है बेस्ड ऑन चार्ट्स। बिल्कुल, तो आपके स्टॉक पर ये रही राय श्रीकांत जी की तरफ से। फरीदाबाद से परमजीत सिंह से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी मैम, मेरे पास तेजस नेटवर्क है 757 पे 400। 757 पर 400 शेयर। परमजीत जी, 400 शेयर है क्या आपके पास? नहीं मैम, मेरे पास 800 है। ओके, 800 शेयर है आपके पास, चलिए ठीक है। बताइए सर, तेजस नेटवर्क कैसा लगता है आपको? देखिए, वैसे डिफेंस से जितने भी रिलेटेड स्टॉक्स है सभी में हमें लगता है कि मोमेंटम जारी रहेगा, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनी रहेगी। न्यूज फ्लो भी जो चल रहे हैं फंडामेंटल बेसिस पे वो भी काफी सकारात्मक है। बट चूंकि कॉस्टिंग काफी हाई की है और इन्वेस्टमेंट्स भी मैं कहूंगा कि काफी हेवी इन्वेस्टमेंट्स है, 800 शेयर्स होना एक बड़ी बात होती है। तो मुझे लगता है कि 800 में से 400 शेयर से अगर आपके पास 400 शेयर्स अगर है तो आप 400 में से 200 शेयर्स निकाल दीजिए और आपकी कॉस्टिंग को थोड़ा आप कम कर लीजिए, बिकॉज 750 के लेवल्स कल के दिन तक 750 के लेवल्स ही थे इसमें। आज ही के दिन में हमने कुछ इजाफा देखा था और 850 के लेवल्स देख लिए थे। मुझे लगता है अगर कोई हायर ओपनिंग अगर कल मिलती है या इवन 820 का भी लेवल हो तो हमें लगता है कि इसमें से आप कुछ 50% आपका मुनाफा वसूल लीजिए, आपके कॉस्टिंग को कम कीजिए, और आने वाले दिनों में अगर और कोई करेक्शन मिला तो आप बिल्कुल उसको ऐड कर सकते हो। अदरवाइज मुझे लगता है कि इसे होल्ड करें, और इवेंचुअली हमें लगता है कि बेस्ड ऑन चार्ट्स ये 1000 के भी लेवल्स दिखा सकता है। बिल्कुल, तो ये रही राय आपके स्टॉक पर। पुणे से मिलन जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास?
क्वेश्चन पूछा है। मिलिंद जी सवाल पूछिए। हाँ हाँ। 7900 की मेरी परचेज है, टाटा एलेक्सी। कौन से स्टॉक की? टाटा एलेक्सी। ओके। 50 शेयर लिए है, 50। 7900 की खरीद बता रहे हैं? हाँ 7900। ठीक है। एक 1 मंथ हो गया, कोई प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस होता है, तो लॉस बुक कर दूं क्या वेट करूं? शॉर्ट टर्म का नजरिया है। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए मदद कीजिए इनकी। श्रीकांत जी नुकसान झेल रहे हैं, करना क्या चाहिए टाटा एलेक्सी में? तो देखिए टाटा एलेक्सी अगर देखा जाए तो एक ऑटोमेशन से रिलेटेड कंपनी है। वैसे देखा जाए तो बिजनेस काफी स्ट्रांग है, लेकिन बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूएशन ये स्टॉक में दबाव बना हुआ है। हमें लगता है कि इसके नतीजे आने तक आप इंतजार कीजिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल अगर देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया और वर्ल्ड वाइड सभी जगह पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस रिजल्ट के करीब करीब आपके कॉस्टिंग के करीब आ सकता है, तब आप उसमें से एग्जिट कर लीजिए। यानी 7,800 के भी लेवल्स मिलते रहेंगे तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हो। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये थोड़ा कॉस्टली है स्टॉक इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि आपका जो नजरिया है वो भी शॉर्ट टर्म का है। अगर आपका नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म का यानी कम से कम 12 महीने का हो तो मैं कहूंगा कि आप इसे होल्ड करके चले। शायद ये स्टॉक वापस 9,000 9,500 के लेवल्स दिखा सकता है। जी रविंद्र जी, आपके लिए राय है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से टाटा एलेक्सी में। अगला सवाल सूरत से जयेश शर्मा जी हमें भेज रहे हैं। रामकृष्णा फोर्जिंग इनका स्टॉक है, 275 शेयर है, 35 की खरीद इनकी ये बता रहे हैं। जानना चाहेंगे श्रीकांत जी से, रामकृष्णा फोर्जिंग इस स्टॉक पर सर आपकी राय क्या रहेगी? अच्छे लेवल पर इनकी एंट्री हुई है, लगभग काफी ऊपर स्टॉक के भाव हैं अभी, करना क्या चाहिए? बिल्कुल, तो देखिए काफी अच्छी आपकी खरीदारी है। यानी कि मैं कहूंगा कि जो आपकी कॉस्टिंग है वो काफी डीप इन द मनी है, और चूंकि ये स्टॉक काफी चल चुका है और मार्केट भी एक अपने इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स पे आ चुका है, तो मैं ये कहूंगा कि 35 शेयर्स में से एटलीस्ट आप 15 से 20 शेयर्स बेचें, थोड़ा सा मुनाफा वसूल करें, आपके कॉस्टिंग को और कम कर ले, और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि जो बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे आप इसे कम से कम 2 से 3 साल के व्यू से आप इसे होल्ड करके रखें। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमें लगता है कि ओवरऑल ऑटो सेक्टर में और भी तेजी बनेगी और आने वाले कुछ सालों में और भी अच्छे रिटर्न्स आपको देखने मिलेंगे। बट चूंकि मार्केट एक क्रूशियल लेवल्स पे आ चुका है, आपको थोड़ा सा मुनाफा वसूल करना जरूरी है। बिल्कुल, तो ये रही राय रामकृष्ण फोर्जिंग पर आपके लिए। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। अमेरिकी बाजार पूरी तरह से तेजी के मूड में है और ब्याज दरों के बढ़ने के डर को थोड़ा सा कम करते हुए वहां पर महंगाई के आंकड़े कल बाजार में जोश भरते हुए दिखे। आज भी सुबह से अमेरिका के फ्यूचर्स यानी कि डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर तो नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट ऊपर, यानी कि अमेरिका में अच्छे सेशन की उम्मीद तो है। भारतीय बाजारों ने भले ही उतार चढ़ाव भरा सेशन दिखाया हो, लेकिन कल सुबह शुरुआत करने के लिए हमारे पास संकेत फिर से ग्लोबल मार्केट से होंगे। रेंज वही है, नीचे की तरफ 19,300-350 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 19,500-550 के आसपास की रेंज रुकावट का काम करेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के बेहद करीब है। 44,400 44,550 ये आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर वही 44,925 45,075 की रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की संभावना है। तो हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा। देखते हैं आज के सेशन में जो उतार चढ़ाव भरा कारोबार देखने को मिला, उसमें एफआईएस का एक्शन देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। अगर खरीदारी के आंकड़े आते तो आप मानकर चलिए निचले स्तरों पर सपोर्ट काफी मजबूत मिलेगा, और अगर बिकवाली के आंकड़े नजर आते तो ग्लोबल संकेतों के दम पर खुलने के बाद हम थोड़ा दबाव और देख सकते हैं। फिलहाल बाजार 19,300 के आसपास सपोर्ट और 19,500 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग का रुझान साफ दिखा रहा है, और बैंक निफ्टी में भी 44,500 के आसपास सपोर्ट और 45,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग का रुझान दिखा रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज जो प्रॉफिट बुकिंग हुई, कल हो सकता है फर्स्ट हाफ में थोड़ी और आपको बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, या कल का सेशन थोड़ा दबाव में रह सकता है और उसके बाद अगले हफ्ते से फिर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर थोड़ी बहुत खरीदारी का रुझान दिखा सकते हैं। और आइए देखते हैं कल का ऑप्शन।
कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, स्वागत करते हैं। कहां पर मौके नजर आ रहे हैं? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। कल के लिए मेरे पास दो स्ट्रेटेजी है, एक तेजी की तरफ की और एक मंदी की तरफ की है। तो पहले तेजी की तरफ की बात करते हैं। तेजी की तरफ में JSPL अच्छा लग रहा है, जिंदल स्टील। जिंदल स्टील में 630 वाला कॉल 20 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 14 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 28 रुपए से लेके 32 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो JSPL का 630 का कॉल खरीदारी करे 14 के स्टॉप लॉस से, 28 से 32 के टारगेट के लिए। दूसरा जो स्टॉक है वो है पुट लेने का, IOC का। IOC इंडियन ऑयल कंपनी का 97 का पुट लेना है, 1 रुपए 75 पैसे के पास। 97 का पुट 1 रुपए 75 पैसे के पास लेना है। 1.25 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में टारगेट 2 रुपए 75 पैसे से लेके 3.5 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो IOC का 97 का पुट खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ये दो स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से रहेगी कल के लिए। जी, धन्यवाद करेंगे सुमित जी कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए आपका। और कल के बाजार पर श्रीकांत जी, आपको कहां पर मौके नजर आ रहे हैं? तो यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में, जैसे कि मार्केट में एक अच्छा करेक्शन हो चुका है आज के लिए, और अगर मार्केट इन्हीं दरों पे अगर होता है तो मुझे लगता है कि बजाज फिनसर्व ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करने की राय रखेंगे। बजाज फिनसर्व अगर यहाँ से अगर रैली करता है तो कम से कम 1660 से लेकर 1700 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से खरीदने के लिए 1570 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी कि 1570 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। टारगेट्स रहेंगे 1660 और 1700 के। तो बजाज फिनसर्व को खरीद के चलने की राय रहेगी। बजाज फिनसर्व इंट्राडे खरीदारी पसंद, हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे श्रीकांत जी, आप हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए।